वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अपन पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे ग्राउंड स्टेट निकालना या निम्नतम अवस्था निकालना। मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से निम्नतम अवस्था निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एस का मान कैसे निकालना है, एल का मान कैसे निकालना है, जे का मान कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये भी बताया कि एल के मान दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक तो टर्म यदि निकालनी है तो कैपिटल एल बराबर L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, इस प्रकार से -1 करते हुए 0 तक पहुंचना है। दूसरा एल का सूत्र क्या था कि आप एम के मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान प्रयोग करें और क्या निकालें, आप ग्राउंड टर्म निकालें। ग्राउंड टर्म के टाइम पे जो एल निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाएगा, आपका एम के मान से निकाला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों ऑर्बिटल्स के लिए ग्राउंड टर्म के बारे में बात कर चुके थे। हमारा जो मैटर बच रहा था वो था डी ऑर्बिटल के लिए ग्राउंड टर्म्स निकालना, ठीक है। तो अब हम क्या बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की निम्नतम अवस्था या जिसे हम क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट निकालना, ये अपन को आज पढ़ना है, ठीक है। हम बात करेंगे D1 विन्यास से लेकर D10 विन्यास की। सबसे पहले हम बात करें D1 विन्यास के लिए, तो D1 विन्यास में आप इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरोगे, देखिए ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स, इनमें कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की, +2, +1, 0, -1 एंड देन -2 होता है कि नहीं होता बेटा। अब देखिए यहाँ से D1 विन्यास है, हम एक इलेक्ट्रॉन भरें। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। क्या कर दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो बेटा, हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा है। यहाँ से बात करें हम, सबसे पहले हमें जब ग्राउंड टर्म निकली होती है क्या लिखते हैं अपन, 2s + 1, उसके बाद क्या लिखते हैं l, इतना आप लिखते हैं। बाद में जे भी लिखते हैं, आप जे लिखो तो लिखो, वरना आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ से हम देखें 2s + 1, एक इलेक्ट्रॉन है, s का मान कितना है, हाफ, स्पिन का मान कितना है, प्लस का हाफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान रखूँगा 2 × ½ + 1। और बात करें l के लिए, हमें ग्राउंड टर्म निकालनी है। ग्राउंड टर्म के लिए जब l का मान निकालते हैं तो हम ये वाला m का मान यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कितना है l का मान 2, तो क्या निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, इसको इससे काटेंगे, कितना आएगा अपना, कितना आ जाएगा, 88 2। यदि l का मान 2 है तो आप कौन सी टर्म आती है अपनी, 0 के लिए s टर्म, 1 के लिए p टर्म और 2 के लिए d टर्म। तो D1 विन्यास के लिए जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, 88D। कौन सी टर्म होगी बेटा, 88D टर्म होगी। इसी प्रकार से हम बात करें किसके लिए, D2 विन्यास के लिए। किसके बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं D2 विन्यास के लिए। इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यदि हम मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में हैं, एक जैसी स्पिन में। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी +½, टोटल स्पिन कितनी हो गई, 1। इसके लिए 2s + 1 निकालेंगे तो 2 × 1 + 1 बराबर कितना आएगा, ट्रिपलेट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ये तो किसकी बात हुई, ये बात हुई 2s + 1 की। अब l की बात करें, l कितना है, तो यहाँ से m के लिए l निकालना है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 2 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 1, इसलिए टोटल कितना हो गया, 3। तो l बराबर 3, और जब l बराबर 3 होता है तो कौन सी टर्म होती है बेटा, f टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है, f टर्म होती है, ठीक है। क्योंकि l बराबर 0 देन s, f बराबर 1 तब क्या होगा p, l बराबर 2 तब क्या होगा d, और l बराबर 3 तब क्या होगा, f होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड टर्म आने वाली है वो कौन सी है, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, ट्रिपलेट, और टर्म कौन सी आई, f। तो जो ग्राउंड टर्म होगी कौन सी होगी बेटा, ट्रिपलेट f। कौन सी टर्म होगी, ट्रिपलेट f होगी, ठीक है। अब देखिए ये बात की हमने D2 विन्यास के लिए, किसकी बात की, D2 विन्यास की बात की। अब हम बात करते हैं D3 विन्यास के लिए। किस विन्यास के लिए, D3 विन्यास की बात करते हैं। वही +2 + 1 0 -1 एंड देन -2, 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है या नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए यदि मैं स्पिन की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रॉन की हाफ, तीनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में हैं, इसलिए इन तीनों की स्पिन जोड़ देंगे, कितनी है स्पिन, 3/2। ये क्या है, स्पिन का मान है। किसका मान है, स्पिन का मान है। हम मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, 2s + 1 निकालते हैं तो 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। कितना आएगा,
4 आएगा। अब बात करते हैं एल के मान की। एल का मान हमारा कितना आता है? एल के मान की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान 2, इसके लिए 1 और इसके लिए 0। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मान आ जाएगा हमारे पास? 3। 3 मतलब कौन सी टर्म होगी? एफ टर्म होगी। तो यहाँ पर जो आने वाली टर्म है वो कौन सी है? कौन सी है? ये क्वाड्रेट एफ। कौन सी? क्वाड्रेट एफ, या बोल सकते हैं चतुष्क एफ। लेकिन इन टर्म को तो आप थोड़ा इंग्लिश में बोलो तो ही अच्छा है कि यदि 2D लिखा हुआ है तो WD नॉट दुग डी, WD। यहाँ से ये लिखा हुआ है तो ट्रिपलेट एफ, और ये लिखा हुआ है तो क्वाड्रेट एफ। ठीक है, ये बात हुई किसकी? D3 विन्यास के लिए। अब हम बात करते हैं D4 विन्यास की। किसकी बात कर रहे हैं? D4 विन्यास की बात कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास D4 विन्यास है, चौथा इलेक्ट्रॉन और हमने भर दिया। क्या कर दिया हमने? चौथा इलेक्ट्रॉन और भर दिया। अब स्पिन की बात करें तो हाफ हाफ करके हम जोड़ेंगे तो स्पिन का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ से यदि हम 2s+1 का मान निकालें, किसका मान निकालें? 2s+1 का मान निकालें तो 2s+1 का मान कितना आएगा? स्पिन कितनी है? 2, और 2 × 2 + 1। एस की जगह पर क्या रख दिया हमने? 2 रख दिया। क्या आया? 5। 5 मतलब क्विंटेट। क्या आ गया? 5 मतलब क्विंटेट। ठीक है, अब बात करते हैं एल के मान की। एल के मान में करना क्या है? सबके एल जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। इसमें से -1 मतलब 1 घटा दिया, कितना आया? 2। 2 का मतलब कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म है? 2 का मतलब डी टर्म। कौन सी टर्म है बेटा? डी टर्म है। इसका मतलब D4 विन्यास के लिए जो ग्राउंड टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? क्विंटेट डी। कौन सी टर्म आएगी? क्विंटेट डी आएगी। अब इस क्विंटेट डी को इसी तरीके से लिखना है, आप ऐसा मत कर देना कि क्विंटेट स्मॉल डी। स्मॉल डी नहीं होता, स्मॉल डी होते हैं ऑर्बिटल्स और कैपिटल होते हैं टर्म्स। क्या होती हैं? टर्म्स। ठीक है, तो ये हुआ D4 विन्यास के लिए। अब हम बात करते हैं कौन से विन्यास के लिए? D5 विन्यास के लिए बात करते हैं कि D5 विन्यास के लिए कौन सी टर्म होगी। तो देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन भी हमने यहाँ भर दिया। अब बात करें स्पिन की। जब आप स्पिन जोड़ोगे हाफ 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 हाफ, पाँचों को जब जोड़ोगे तो आपका आएगा 5/2। कितना आएगा? 5/2। यहाँ से हम 2s+1 का मान निकालें तो 2 × 5/2 + 1 बराबर कितना आएगा? 6। इसको इससे काट देंगे, 5 और 1 6। अब बात करते हैं एल के मान की। देखिए यहाँ पर +2 में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर -2 में इलेक्ट्रॉन है। +2 से -2 गया। यहाँ +1 में इलेक्ट्रॉन है, -1 में इलेक्ट्रॉन है, -1 से +1 गया। बच्चा कितना है? L बराबर 0। ठीक है, यदि L बराबर 0 होता है तो टर्म कौन सी होती है? एस टर्म होती है। इसलिए ग्राउंड टर्म कौन सी हो गई आपकी? सेक्सटेट एस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेक्सटेट एफ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आई है? ग्राउंड टर्म आई है D5 विन्यास के लिए। अब बात करते हैं हम D6 विन्यास की। किसकी बात कर रहे हैं हम? D6 विन्यास की बात कर रहे हैं। अब देखिए D6 विन्यास में यदि गौर से देखा जाए तो यहाँ पर स्पिन का मान कितना है? S का मान कितना है? यहाँ पर S का मान है कितना? चारों का हाफ हाफ जोड़िए, S का मान कितना आ जाएगा? S का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ से 2s+1 यदि मल्टीप्लिसिटी में निकालूं तो 2s का मान 2 + 1 कितना आ जाएगा? क्विंटेट। क्या बोलते हैं इसको? क्विंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विंटेट बोलते हैं। हिंदी में लिखूँ तो किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्विंटेट। ठीक है, क्विंटेट बोलते हैं इसको। इसके अलावा बात करें इसके एल के मान की तो एल का मान कितना आएगा? इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एल का मान आएगा कितना? 3। कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। वापस से जोड़िए, कितना आएगा? देखिए यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा एल का मान? दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 2 2 कितना हो गया? 4। इसके लिए एल का मान 1, इसके लिए एल का मान -1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान -2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। और 2 के लिए टर्म कौन सी होती है? डी। इसका मतलब जो टर्म बनी कौन सी बनी हमारे पास? क्विंटेट डी। कौन सी टर्म बनी बेटा? क्विंटेट डी टर्म बनी। कौन सी टर्म बनी? क्विंटेट डी। ठीक है, ये बात हुई D6 विन्यास के लिए। किसके लिए बात हुई? ये बात हुई है हमारी D6 विन्यास की बात हुई है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं D7 विन्यास की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अब D7 विन्यास की। D7 विन्यास की बात की जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना, एल का मान कितना आएगा? यहाँ से 3। एल का मान कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3 आएगा। और देखिए यहाँ से यदि मैं टर्म निकालूँ कौन सी टर्म आ जाएगी? कौन सी टर्म आएगी? एफ टर्म। यदि स्पिन का मान निकाला जाए तो कितना आएगा? 3/2। और यहाँ से यदि मैं 2s+1 का मान निकालूं 2 × 3/2 + 1, इससे इस कटेगा तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब जो D7 विन्यास है उसका जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी? क्वाड्रेट एफ। कौन सी टर्म होगी? क्वाड्रेट एफ टर्म होगी। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद ये किसके लिए बात हुई है, D7 विन्यास के लिए बात हुई है। D7 विन्यास के लिए L का मान कैसे निकाला, +2 और +1 कितना हो गया, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए +2, इसके लिए +1, कितना आया 3। 3 के लिए कौन सी होती है, F टर्म होती है। इसके बाद स्पिन की बात की हमने, स्पिन कितनी आई तीनों के लिए, हाफ हाफ हाफ, तीनों को जोड़ा कितना आया 3/2, कितना आया बेटा 3/2 आया। जब इस 3/2 को 2s+1 में रखा जाएगा तो 2s+1 में रखने पर मान कितना आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो टर्म जो बनी वो कौन सी होगी, क्वाड्रेट F। कौन सी टर्म होगी, क्वाड्रेट F टर्म होगी, ठीक है। अब देखिए ये बात हुई D7 विन्यास के लिए। अब हम बात करते हैं D8 विन्यास की। किसकी बात करते हैं, D8 विन्यास की बात करते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, अब केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए। स्पिन का मान 1 और 2s+1 का मान जब निकालेंगे तो 2 के स्थान पर रखा 1 + 1 बराबर कितना आया 3। 3 को क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको, 3 को बोला जाता है ट्रिपलेट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिपलेट या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, त्रिक। अब देखिए यहाँ से L का मान हम निकालें, किसका मान, L का मान। अब L का मान कैसे निकालेंगे, वही तरीका, इन दोनों का देखें तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, 4 प्लस इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, 2, उसके बाद इसके लिए 0, -1 -2, कितना आ गया हमारे पास प्लस का 3। मान कितना आया हमारे पास, +3 आया। 3 के लिए जो टर्म होती है, कौन सी टर्म होती है, वो F होती है, क्योंकि 0 के लिए S टर्म, 1 के लिए P टर्म, 2 के लिए D टर्म और 3 के लिए F टर्म। तो कौन सी टर्म हो जाएगी, F टर्म, और दोनों को जब मिलाएंगे क्या हो जाएगा आपका ट्रिपलेट F। तो D8 विन्यास के लिए जो टर्म होगी वो कौन सी होगी आपकी, ट्रिपलेट F टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, ट्रिपलेट F। ये बात हुई D8 विन्यास के लिए। अब हम बात करते हैं D9 विन्यास की। किसकी बात कर रहे हैं हम, D9 विन्यास की बात कर रहे हैं। हमने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये विन्यास हो गया D9 विन्यास। कौन सा विन्यास हो गया, ये हो गया हमारा D9 विन्यास। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो L का मान पहले मैं निकालूं तो L का मान कितना आ जाएगा, L का मान आएगा यहाँ पर 2। कितना मान आएगा 2, आप जोड़ के देख लीजिएगा कैसे जोड़ेंगे, 4 2 और 2 4, इसका मान 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 2। इसके बाद बात करें इसके -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 2 और माइनस का 2, इससे गया कितना आया हमारे पास प्लस का 2। L बराबर यदि प्लस का 2 है तो यहाँ पर टर्म कौन सी हो जाएगी, D टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म हो जाएगी, D टर्म हो जाएगी। और बात करें हम स्पिन की तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए स्पिन का मान हाफ, और 2s+1 से यदि इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाली जाए, इसकी बहुलकता निकाली जाए, तो इसकी बहुलकता का मान क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 1/2 प्लस का 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इसका मतलब जो ग्राउंड टर्म होगी वो कौन सी होगी, डबलेट D। कौन सी टर्म होगी, डबलेट D। ये किसके लिए बात की हमने, D9 विन्यास के लिए बात की है। अब हम बात करते हैं D10 विन्यास की। किसकी बात कर रहे हैं हम, D10 विन्यास की बात कर रहे हैं। और देखिए आप D10 विन्यास को आप जब भरोगे तो ये पूरा भर जाएगा, L का मान हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, +2 -2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल कर देंगे, -1 + 1, और ये 0 है ये, इसका मतलब L का मान 0, स्पिन का मान भी 0। जब स्पिन का मान 0 है तो 2s+1 जो आप मान रखो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, और 1 को क्या बोलते हैं हम, सिंगलेट या एकक, ठीक है। L बराबर 0 मतलब S, तो ये टर्म कौन सी होगी, सिंगलेट S। कौन सी टर्म होगी, सिंगलेट S टर्म होगी। अब देखिए यदि हम सभी टर्मों पे फोकस करें, यदि हम सभी टर्मों पे फोकस करें तो देखिए बेटा जो D1 विन्यास और D9 विन्यास के लिए जो हमने टर्म निकाली थी वो टर्म एकदम सेम थी। कौन सी थी, डबलेट D। कौन सी थी, डबलेट D टर्म थी। और D2 विन्यास और D8 विन्यास के लिए यदि हम टर्म निकालें हैं तो ये होगी ट्रिपलेट F। कौन सी टर्म होगी, ट्रिपलेट F। यदि हम D3 विन्यास और D7 विन्यास के लिए टर्म निकालें तो इसका मान होगा क्वाड्रेट F। कौन सा होगा, क्वाड्रेट F। यदि हम D4 विन्यास और D6 विन्यास के लिए टर्म निकालें तो यहाँ पर टर्म क्या होगी, क्विंटेट D। क्या टर्म होगी, क्विंटेट D टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, क्विंटेट D टर्म। अब ये ऐसा क्या है, देखिए इससे हम एक नियम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इससे हम एक नियम बना सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है होल फॉर्मेलिज्म। क्या बोला जाता है, होल फॉर्मेलिज्म। इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा कि मेरे पे इसकी हिंदी नहीं आती है, आप देख लेना। यदि हॉल की बात करें तो हॉल का तो होता है छिद्र, और शायद फॉर्मेलिज्म का मतलब बनाना होता है, कुछ ऐसा ही है, छिद्र बनाना, कुछ ऐसी हिंदी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, होल फॉर्मेलिज्म। अब ये क्या होती है, देखिए यदि हम D1 और D9 को देखें, मैं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ साइड में,
ये D1 विन्यास है, इलेक्ट्रॉन ये भर दिया हमने, भरा कि नहीं भरा। टोटल जो वैकेंसीज होती हैं, टोटल वैकेंसी कितनी होती है, 10 वैकेंसी होती है डी ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी होती है ना टोटल। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1। 10 वैकेंसी में से, 10 छिद्रों में से एक छिद्र में इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, क्योंकि एक छिद्र में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 छिद्र होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, 9 छिद्र खाली हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉल या छिद्र बोलते हैं। कितने हैं, 9। ठीक है, अब देखिए ये तो थी बात D1 विन्यास की। अब मैं बात करता हूँ D9 विन्यास की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, D9 विन्यास की बात कर रहा हूँ। और D9 विन्यास के लिए जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा वो देखो। यहाँ पर क्या है, आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी जाए कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, 9। कितनी है, 9। और यदि हॉल की बात की जाए कि कितने छिद्र हैं, जब 10 में से 9 में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो छिद्र कितना, 1 है कि नहीं। अब इसे यदि गौर से देखा जाए तो देखिए हॉल फॉर्मेलिज्म क्या होती है। जब किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में पहले विन्यास के इलेक्ट्रॉन दूसरे विन्यास के हॉल के बराबर हो और दूसरे विन्यास के इलेक्ट्रॉन पहले विन्यास के हॉल के बराबर हो, तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हॉल फॉर्मेलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉल फॉर्मेलिज्म कहलाता है। और दोनों के लिए आने वाली जो टर्म होगी वो टर्म क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, वापस से देख लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर D1 विन्यास को देखें और D9 विन्यास को देखें। दोनों ही विन्यासों की बात की जाए तो दोनों ही विन्यासों में पहले विन्यास में इलेक्ट्रॉन 1 तो दूसरे विन्यास में हॉल 1 है, जो छिद्र है वो 1 है। और पहले विन्यास में यदि इलेक्ट्रॉन 9 है तो दूसरे विन्यास में हॉल कितना है, 1। ठीक है, कितने हैं, 1। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 9 तो हॉल 1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 तो हॉल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है तो हॉल कितने हैं, 9। ठीक है, आई बात समझ में, वापस से सुन लीजिए। पहले विन्यास के इलेक्ट्रॉन दूसरे विन्यास के हॉल के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन 1 दूसरे विन्यास में हॉल 1। पहले विन्यास के हॉल दूसरे विन्यास के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, इसमें इलेक्ट्रॉन 9 तो हॉल कितने, 9। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हॉल फॉर्मेलिज्म कहलाता है। और दोनों के लिए आने वाली जो ग्राउंड टर्म या निम्नतम अवस्था होगी उसका मान क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देख लीजिएगा, जिनमें हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है उनमें स्प्लिटिंग पैटर्न या विपाटन का तरीका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब वो किसके लिए बात हो रही है, केवल ये बात हो रही है टर्म के लिए। अब देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान के जो D1 है, क्या है हमारे पास, ये D1 विन्यास है। ये हालांकि हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मैं कंप्लीट तो नहीं बता रहा यहाँ पर। D1 विन्यास के लिए ग्राउंड टर्म होती है AA-D। क्या होती है, AA-D। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से ऑर्बिटल EG और T2G में टूटते हैं, इसी प्रकार से टर्म्स भी EG और T2G में टूटती है। EG होती है हाई एनर्जी पर, ठीक है, EG क्या होती है, हाई एनर्जी पर होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, EG। और T2G क्या होती है, लोअर एनर्जी पर होती है। चूंकि ये AA है इसलिए ये भी क्या आएंगी, जो टर्म में विपाटित हुआ वो भी AA ही होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर AA-D है इसलिए ये भी क्या होंगी, AA-T होंगी, AA-TG, AA-T2G। आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D ऑर्बिटल को विपाटित किया, लोअर एनर्जी पर T2G ऑर्बिटल, हायर एनर्जी पर EG ऑर्बिटल। ठीक है, इसी प्रकार से है क्या नहीं। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो जिसमें हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है उनमें विपाटन का तरीका एकदम रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। क्योंकि आपके सिलेबस में ऑर्गल डायग्राम है। क्या है, आपके सिलेबस में ऑर्गल डायग्राम है, और ऑर्गल डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज पर डिपेंड है, केवल हॉल फॉर्मेलिज्म पर ही डिपेंड है क्या, आपका ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर D2 विन्यास के लिए मैंने क्या किया कि जो D ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि D टर्म है तो ठीक ऑर्बिटल्स की तरह ही टर्म भी क्या होती है, विपाटित होती है, विभाजित होती है। यहाँ पर D टर्म विभाजित हुई AA-T2G और AA-TG में। जिस प्रकार से ऑर्बिटल विभाजित होते हैं तो T2G लोअर एनर्जी पर और EG हायर एनर्जी पर होता है। ठीक इसी प्रकार से जब टर्म विभाजित हुई है, टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद,
जब पद विभाजित हुआ है तो डबलेट T2G लोअर एनर्जी पर और डबलेट EG हायर एनर्जी पर होता है। लेकिन मैंने साथ के साथ एक बात बोली है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनमें हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है, हॉल फॉर्मेलिज्म मतलब क्या है कि यदि एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे एक ऑर्बिटल या एक विन्यास के इलेक्ट्रॉन दूसरे विन्यास के हॉल के बराबर, और यदि एक विन्यास के हॉल दूसरे विन्यास के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में उसे हॉल फॉर्मेलिज्म कहा जाता है। और इनके लिए ग्राउंड टर्म का मान सेम, लेकिन स्प्लिटिंग पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। यदि यहाँ पर 2D के लिए देखा जाए, D2 विन्यास के लिए, ये 2D जो ग्राउंड स्टेट है किसके लिए है, D1 विन्यास के लिए। किसके लिए है, D1 विन्यास के लिए। देख लीजिए D1 और D9 के लिए डबलेट D D1 विन्यास के लिए है। ये D1 विन्यास का स्प्लिटिंग पैटर्न इस प्रकार से होता है, ठीक है। D1 विन्यास के लिए जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ D9 विन्यास की। देखिए D1 विन्यास के लिए शायद हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वापस से बना के कि D1 विन्यास के लिए जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो कैसा है कि डबलेट D तो क्या है, ग्राउंड टर्म। क्या है, ग्राउंड टर्म। यहाँ पर हायर एनर्जी पर जाता है डबलेट EG ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी पर क्या जाते हैं, डबलेट T2G ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, डबलेट T2G ऑर्बिटल। जिस प्रकार से D ऑर्बिटल विभाजित होते हैं, D ऑर्बिटल जो आपके ऑक्टाहेड्रल में विभाजित होते हैं उसमें डबलेट T2G नीचे और डबलेट EG ऊपर होता है। ऑक्टाहेड्रल में ऐसे होता है ना, तो वही चीज यहाँ पर है कि ये D1 विन्यास की बात हो गई। इसकी हॉल फॉर्मेलिज्म कौन शो करेगा, D9 विन्यास। कौन शो करेगा इसकी हॉल फॉर्मेलिज्म, D9 विन्यास। तो D9 विन्यास का ग्राउंड टर्म तो क्या रहेगी, सेम। दो चीजें हैं हॉल फॉर्मेलिज्म में, ग्राउंड टर्म तो सेम रहती है लेकिन स्प्लिटिंग पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। मतलब डबलेट T2G जो नीचे था वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और जो डबलेट EG ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही क्या कहलाती है, आपकी हॉल फॉर्मेलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, हॉल फॉर्मेलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी ऑर्बिटल्स के क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप किसी भी ऑर्बिटल की या किन्हीं भी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो हॉल फॉर्मेलिज्म कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वजह से मैं इसको एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। हॉल फॉर्मेलिज्म में पहली बात तो देखिए इस तरीके से होगा कि D1 विन्यास और D9 विन्यास के लिए ग्राउंड टर्म होती है सेम डबलेट D। हमने अभी क्या निकाली है, ग्राउंड टर्म निकाली है, ठीक है। अब देखिए निम्नतम पद निकाले, उनमें D1 और D9 की बात करें तो डबलेट D, D2 और D8 की बात करें तो ट्रिपलेट F, D2 और D8 की बात करें तो ट्रिपलेट F, D3 और D7 की बात करें तो क्वार्टेट F, और D4 और D6 की बात करें तो क्विंटेट D, ठीक है। ये क्या आई थी, ग्राउंड टर्म आई थी। देखिए हॉल फॉर्मेलिज्म क्या होती है, हॉल फॉर्मेलिज्म से मतलब क्या है, ये होता है आपका कि यदि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपलब्ध हैं जिनमें एक विन्यास के हॉल दूसरे विन्यास के इलेक्ट्रॉन के बराबर और दूसरे विन्यास के हॉल पहले विन्यास के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में उनमें हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है। जैसे इसकी बात करें D1 विन्यास तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो 9 हॉल है। यहाँ पर बात करें D9 विन्यास तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हॉल है, तो इनमें क्या पाई जा रही है, हॉल फॉर्मेलिज्म। इसी प्रकार से D2 और D8 टोटल क्या होना चाहिए, 10। D1 और D9 1 और 9 10, D2 और D8 8 और 2 10, D3 और D7 3 और 7 10, ठीक है। इनके लिए ग्राउंड टर्म का मान तो रहेगा सेम, जिनमें हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है उनके लिए ग्राउंड टर्म का मान तो सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, और उनका स्प्लिटिंग पैटर्न एकदम से क्या हो जाएगा, उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा पहले से, ठीक है। जैसे हमने D1 विन्यास के लिए क्या किया था, स्प्लिटिंग की, D1 जो विन्यास है उसकी स्प्लिटिंग ठीक उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से क्या होती है उसके D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D1 विन्यास की बात करें तो उसकी स्प्लिटिंग इस प्रकार से होगी, डबलेट T2G और डबलेट EG D1 विन्यास के लिए, ठीक है। लेकिन हम बात करें D9 विन्यास की, हम जानते हैं D1 और D9 में हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है तो ग्राउंड स्टेट तो रहेगी सेम, लेकिन इसका स्प्लिटिंग पैटर्न जस्ट रिवर्स हो जाएगा। डबलेट EG जो हाई एनर्जी पर था वो लोअर एनर्जी पर आ जाएगा, और डबलेट T2G जो लोअर एनर्जी पर है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका हाई एनर्जी पर। कहाँ आ जाएगा, हाई एनर्जी पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, हॉल फॉर्मेलिज्म देख सकते हैं। और आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है, यहाँ से आगे जो भी टॉपिक आएंगे आपके वो सारे डिपेंड होंगे हॉल फॉर्मेलिज्म पर। किस पे डिपेंड होंगे, हॉल फॉर्मेलिज्म पर डिपेंड होंगे। आपको देखना क्या है कि टोटल क्या होना चाहिए, जाती है D3 D7 हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है, D4 और D6 हॉल फॉर्मेलिज्म पाई जाती है। एक बचा यहाँ पर D5, तो D5 की ग्राउंड स्टेट क्या होती है आपकी
क्या होती है, सेक्सटेट एस। ये क्या होती है, D5 की ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप ग्राउंड टर्म को आसानी से याद भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद जो आते हैं हमारे पास D2D ट्रांजिशंस हमने पहले पढ़ लिए थे। अब D2D ट्रांजिशंस के बर्न नियम कौन से हैं? बर्न नियम मतलब ऐसे नियम जिनके माध्यम से हम ये बता सकें कि कौन से D2D ट्रांजिशंस तो अनुमत होंगे, अलाउड होंगे। अलाउड मतलब कौन से D2D ट्रांजिशंस हो सकते हैं और कौन से D2D ट्रांजिशंस नहीं होंगे। मतलब कौन से D2D ट्रांजिशंस तो अलाउड या अनुमत होंगे और कौन से D2D ट्रांजिशंस फोरबिडन होंगे। फोरबिडन को बोला जाता है वर्जित होंगे। ठीक है, ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।